डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक वेट, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखिए, पिछले क्लास में मैंने डिस्कशन किया था कि पिछले वीडियो में कि 3 स्पीशीज, 3 बॉडी मैंने ले लिया। इसका भी सबसे छोटा पार्टिकल एटम, इसका भी सबसे छोटा पार्टिकल एटम, इसका भी सबसे छोटा पार्टिकल एटम, इन तीनों का छोटा पार्टिकल एटम। अब ये तीनों एटम एक समान होता तो एक ही तरह का सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता। मान लो कि ए सब्सटेंस ए है, ए हमारा बी है, ए सी है, या मान लो कि एलिमेंट ए है, ए एलिमेंट बी है, एलिमेंट सी है। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट डिफरेंट है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। इसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम, इसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम, इसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम। आप मान लो, या हम यूं कह सकते हैं कि अगर तीनों एटम एक समान होता, एक ही तरह का होता, तो एक ही तरह का एलिमेंट बनता। अगर तीनों एटम एक समान होता तो एक ही तरह का एलिमेंट बनता। इसका मतलब तीनों एटम क्या है? अलग अलग है। तीनों एटम अलग अलग है, इसलिए अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, या अलग अलग एलिमेंट बना रहा है। अब सवाल है कि तीनों एलिमेंट अलग अलग है क्योंकि अलग अलग एटम से बना हुआ है, डिफरेंट एटम से बना हुआ है। अब साइंटिस्ट ने बोला था कि किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, तो ए भी एटम है, ए भी एटम है, ए भी एटम है, ये तीनों का तीनों एटम है। तो अगर ये तीनों का तीनों एटम है, अगर ये तीनों का तीनों एटम है ना, और तीनों अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, या तीनों अलग अलग एलिमेंट बना रहा है, इसका मतलब तीनों एटम अलग है। मैंने इसी पॉइंट को पॉइंट आउट किया था कि तीनों एटम अलग अलग इसलिए है ना। जब इस एटम पर रिसर्च किया गया तो पाया कि एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। अब तीनों एटम अलग अलग इसलिए है क्योंकि इन तीनों एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है। इसमें कुछ और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसमें कुछ और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसमें कुछ और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और भी मैंने बताया था कि साइंटिस्ट ने बहुत से एटम पर रिसर्च किया। साइंटिस्ट ने जब बहुत से एटम पर रिसर्च किया तो पाया कि सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। जितने भी एटम्स है, सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है ना। तो कहा कि ठीक है, एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है और सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, तो ऐसा हम काम करते हैं, है ना, जिसके द्वारा किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या पता चल जाए। तो उन्होंने एक टर्म दिया एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को बताएगा, है ना। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर टर्म क्यों दिया? उन्होंने एटॉमिक नंबर टर्म दिया, एटॉमिक नंबर ही क्या करेगा, किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को बताएगा। देखो, किसी एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जब रिसर्च आ गया है तो पता चला कि किसी भी एटम का जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, उसमें भी मेनली इलेक्ट्रॉन्स पे। ये गोल्ड का एटम है और ये आयरन का एटम है, दोनों फर्क क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग है। गोल्ड ज्यादा प्रीशियस है, आयरन कम प्रीशियस है। कहा कि और फर्क क्या है भाई? तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का।
गोल्ड का प्रॉपर्टी अलग है, आयरन का प्रॉपर्टी अलग है। गोल्ड लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है। तो कहा कि प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है? कहा कि प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा करो, ऐसा कोई टर्म इजाद करो, ऐसा कोई टर्म खोजो जिसके द्वारा हम लोग किसी एलिमेंट्स के एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या को पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने टर्म जो दिया है ना, उस टर्म का नाम है एटॉमिक नंबर, है ना। टर्म उन्होंने क्या दिया? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, है ना, ए टर्म दिया। अब इस एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। अब एटॉमिक नंबर क्या है? इट रिप्रेजेंट्स total number of electrons it represents total number of electrons oblique total number of protons present in an atom, it represents total number of electrons और total number of protons present in an atom, या किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की टोटल संख्या को बताता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या को जानना था डिफरेंट एटम में, तो कहा कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या होगी, है ना। और एटॉमिक नंबर को किसी भी एटम के सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिखा जाता है। ये एटम का सिंबल हो गया, उसका लेफ्ट हैंड साइड इधर है, उसके नीचे लिखा जाएगा। अभी जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। मतलब हुआ क्या कि सोडियम के एटम पे रिसर्च किया गया। जब सोडियम के एटम पे रिसर्च किया गया तो पाया गया कि सोडियम के केस में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। अब साइंटिस्ट को पता था कि किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो कहा है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को बताने वाले का नाम जो है, बताने वाले को नाम दे दिया जाए एटॉमिक नंबर। कहा कि जितना इलेक्ट्रॉन या जितना प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को बताता है। जैसे हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 प्रोटॉन होता है ना। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स है। तो एटॉमिक नंबर किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या को बताता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है, इसका मतलब कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है। कोई दिक्कत? तो इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम्स। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, इसका मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये पिछले क्लास में हम डिस्कस कर दिए थे, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वही चार्ज का मैग्नीट्यूड प्रोटॉन पे होता है, लेकिन साइन अपोजिट होता है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मेरे को लगता है क्लियर हो गया। इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, या किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का टोटल संख्या, है ना। यहां देखो पहले, अब आगे हम चलते हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज क्या है? +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है, और जितना नंबर इलेक्ट्रॉन्स का उतना ही नंबर प्रोटॉन्स का एटम में, तो न्यूट्रल हो गया, है ना। अब हम चलते हैं मास नंबर पे, ठीक है ना। क्या पे चलते हैं? मास नंबर पे चलते हैं। मास नंबर, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं।
and it is defined as it is the sum of total number of protons and total number of neutrons present in nucleus of an atoms. या किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम है. इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स. या किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन की संख्या और जितना न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का सम है. तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ए बराबर पी प्लस एन हो गया, है ना. ए हमारा हो गया ए इज इक्वल टू पी प्लस एन. तो देखो किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को पता करना है तो एटॉमिक नंबर जानेंगे. अब एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या पता चल गया. लेकिन अगर मेरे को न्यूट्रॉन का संख्या पता करना है तब हम क्या करेंगे, है ना, मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे, है ना. तो a माइनस पी इज इक्वल टू एन हो जाएगा, है ना. a माइनस पी इज इक्वल टू एन. मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा. जैसे देखो आप कैल्शियम के पास जब कैल्शियम के एटम पर रिसर्च किया गया तब इसमें 20 इलेक्ट्रॉन पाया गया, 20 न्यूट्रॉन पाया गया, 20 इलेक्ट्रॉन पाया गया, 20 प्रोटॉन पाया गया और 20 न्यूट्रॉन पाया गया. मैंने अभी बताया था कि किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर बताएगा. तो जितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा. तो एटॉमिक नंबर इसका 20 हो गया. अब मास नंबर जो होता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन 20 है और न्यूट्रॉन 20 है, तो 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40 हो गया. यही हमारा मास नंबर है ना. और मास नंबर को एटम्स के सिंबल के जनरली लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर लिखा जाता है ना. तो कैल्शियम का जो मास नंबर है वो कैल्शियम का मास नंबर हमारा 40 हो गया. ठीक है ना. तो मास नंबर इट रिप्रेजेंट्स सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स. या किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम है. ठीक है ना. जैसे आप देखो यहां पे सोडियम पे रिसर्च किया गया या ऑक्सीजन पे रिसर्च किया. ऑक्सीजन का एक एटम हमारा है, एटॉमिक नंबर 8 है. तो एटॉमिक नंबर 8 है, सॉरी, ऑक्सीजन के एटम पे रिसर्च किया गया तो पाया गया कि ऑक्सीजन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स है ना. मैं फिर कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, एटम न्यूट्रल है. अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को कौन बताएगा? एटॉमिक नंबर. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को कौन बताएगा? मास नंबर. प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8 16 हो गया. ये हमारा मास नंबर हो गया. तो ये जो हमारा है ये हमारा एटॉमिक नंबर है. ये क्या हमारा है? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर. और ये जो ऊपर वाला है ये ऊपर वाला हमारा मास नंबर हो गया, मास नंबर हो गया. ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला मास नंबर हो गया. नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर. अब जितना ये लिखा है उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स. और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओ. 16 माइनस 8 तो कितना हो गया? 8 हो गया. कहीं भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देना, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देना, है ना. या मास नंबर में से प्रोटॉन को घटा देना. ठीक है. जैसे नाइट्रोजन के एटम पर रिसर्च हुआ. नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है और हमारा 7 न्यूट्रॉन है. नाइट्रोजन का सिंबल N हो गया. 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर कितना? 7 हो गया. और P प्लस N का वैल्यू होता है मास नंबर, तो मास नंबर 14 हो गया. एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन. न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओ, है ना. तो हमारा 7 न्यूट्रॉन हो गया. तो मास नंबर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स. या किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल संख्या का सम है. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ही न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, है ना.
ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसी को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, इसी को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। ये न्यूक्लियॉन्स मीन्स दोनों होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। मतलब न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसी को न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं, है ना। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसी को क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं। तो ये मास नंबर क्लियर हो गया। इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। ठीक है। तो मास नंबर से हमें क्या पता चलेगा? मास नंबर से हमें न्यूट्रॉन का संख्या पता चल जाएगा। एटॉमिक नंबर से क्या पता चलेगा? एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पता चल जाएगा। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा है। तो मास नंबर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज सम ऑफ total number of protons and total number of neutrons present in nucleus of an atom, present in nucleus of an atom। ठीक है। इट इज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, present in nucleus of, it is sum of total number of protons and total number of neutrons present in nucleus of an atoms। ठीक है। और इसको हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो पहले, तो ए हमारा हो गया मास नंबर। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एटॉमिक वेट। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट या इसी को कह रहे हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क है, या मास नंबर और एटॉमिक वेट में फर्क है। ठीक है ना। देखो अब एटॉमिक वेट क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये मान लो कि सोडियम का टुकड़ा है, तो इसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? सोडियम का एटम है। अब एक क्लोरो एटम मिला होगा तो सोडियम का टुकड़ा बना होगा, तो इस सोडियम का टुकड़ा का कुछ वजन है ना, इसका कुछ वजन है, इसका कुछ मास रहा होगा। अब इसका मास कहां से आया? अगर मान लो कि सोडियम के टुकड़ा में 1 करोड़ एटम है, तो 1 करोड़ एटम्स को हम 1 करोड़ एटम्स के मास को सम कर देते हैं तो इसका मास निकल जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि मान लो ए सोडियम का टुकड़ा है, तो सोडियम का टुकड़ा है तो ए हमारा सोडियम के एटम से बना होगा। तो मान लो कि इस सोडियम के टुकड़ा में सोडियम का 1 करोड़ एटम है। चलो 1 करोड़ एटम है। इस सोडियम का टुकड़ा का मान लो कुछ मास है, इसका कुछ वजन है, मास है इसका कुछ, तो इसका कुछ मास है और ये इससे बना है, इसका मतलब इस एटम का भी कुछ मास होगा, इस एटम का भी कुछ मास रहा होगा, है ना। अब देखो पहले देखो एटम के बारे में साइंटिस्ट ने क्या बताया। साइंटिस्ट ने बताया कि एटम का जो शेप होता है स्फेरिकल शेप होता है ना। थोड़ा एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को डिस्कशन करने के पहले 2-4 कुछ पॉइंट को हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। इसके बारे में साइंटिस्ट ने बताया कि एटम हैज अ स्फेरिकल शेप, है ना। एटम के बारे में पहला पॉइंट क्या बताया, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। इट हैज अ स्फेरिकल शेप।
इट हैज अ स्फेरिकल शेप, एटम हैज अ स्फेरिकल शेप, ठीक है ना, एटम हैज अ स्फेरिकल शेप, एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना, स्फेरिकल समझ में आता है, फुटबॉल के जैसा, है ना, तो एटम हैज अ स्फेरिकल शेप, इसका शेप स्फेरिकल होता है। अब सोचो इतना छोटा पार्टिकल है कि इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इसका शेप इन्होंने कैसा बोला, स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब फुटबॉल के जैसा, गोलाकार, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या बोला, इट इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज मेड अप ऑफ 3 fundamental particle, 3 fundamental, it is made up of 3 fundamental particles, that is electron, proton and neutron। 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तीसरा पॉइंट, इट हैज 2 पार्ट, इट हैज 2 पार्ट्स, इस एटम्स का 2 पार्ट है ना, कौन कौन सा, एक हमारा न्यूक्लियस हो गया और सेकंड हमारा क्या हो गया, एक तो न्यूक्लियस हो गया और सेकंड हमारा क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया। देखो एटम का शेप स्फेरिकल है, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है, एंड इट हैज 2 पार्ट्स, इसका 2 पार्ट होता है, एक हमारा न्यूक्लियस हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया। अब देखिए, ये मान लो कि एटम का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो बीच में न्यूक्लियस हो गया, है ना, और इसके चारों तरफ का जो सर्कुलर पाथ है वो ऑर्बिट हमारा है ना, ये सर्कुलर पाथ हमारा क्या है, ऑर्बिट है। तो एटम का 2 पार्ट हो गया, एक न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ का सर्कुलर पाथ हमारा ऑर्बिट हो गया, ठीक है ना। अब 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये सवाल है कि एटम का अगर 2 पार्ट है तो तीनों पार्टिकल कहां प्रेजेंट होगा, है ना। तो हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट होता है, और सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और सर्कुलर पाथ में हमारा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। अब देखो पहले, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। तब ये ऑर्बिट का डिफिनेशन भी पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिट। आप बोलना किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट वह सर्कुलर पाथ, ये मेरे क्लाई को ना आप न्यूक्लियस मान लो, इस क्लाई को केवल न्यूक्लियस मानो। अब इसके चारों तरफ का जो सर्कुलर पाथ होगा और इस सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। द सर्कुलर पाथ present around the nucleus of an atom in which electrons are moving with very high speed is called as orbit। किसी एटम्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट वह सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से रिवॉल्व करता है ऑर्बिट कहलाता है। एक बार फिर, ऑर्बिट क्या है, किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट वह सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से रिवॉल्व करता है ऑर्बिट कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो क्लियर हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां है, न्यूक्लियस में। अब हमें पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। यही कारण है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो वी कैन से दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। We know that neutron is neutral in nature, whereas proton carry positive charge. Hence, nucleus of an atom is positively charged. किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता,
लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यही कारण है कि किसी एटम्स का न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। तो एक कॉन्सेप्ट जो हमारा है कि किसी एटम्स का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने इसमें डिस्कशन किया कि एटम्स का शेप स्फेरिकल है, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है, और एटम का 2 पार्ट है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट, है ना। तो जो न्यूक्लियस हो गया वो एटम का सेंट्रल पार्ट है ना, बीच वाला पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है। आप इसको मान लो कि जो क्रिकेट का छोटा सा बॉल है ना, छोटा सा बॉल को मान लो न्यूक्लियस, ये क्रिकेट का छोटा सा बॉल, और इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और इसके चारों तरफ सर्कुलर इमेजिनरी पाथ प्रेजेंट है ना, सर्कुलर। एक पाथ खत्म हुआ तो फिर दूसरा पाथ आया, दूसरा खत्म हुआ तो फिर तीसरा पाथ आया, तीसरा पाथ खत्म हुआ तो चौथा पाथ आया, चौथा खत्म हुआ तो पांचवा आया। तो ऑर्बिट सर्कुलर इमेजिनरी पाथ है ना, जो किसी एटम्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, और किसी भी एटम्स में ऑर्बिट की संख्या इनफाइनाइट होती है। एन एटम कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, है ना। तो ये 4th पॉइंट हमारा हो गया कि एन एटम कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। कोई एटम्स जो होता है वो अनंत ऑर्बिट को कंसिस्ट करता है ना, ठीक है ना। तो इसमें लिख देते हैं एन एटम कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये जो हमारा 4th पॉइंट हो गया, है ना, एन एटम कंसिस्ट infinite number of orbit, infinite number of orbit, number of orbits। कोई एटम्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को कंसिस्ट करता है, और ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल या सेल कहते हैं, ठीक है ना। ऑर्बिट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल और सेल। ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल और सेल, है ना। इस ऑर्बिट को एनर्जी लेवल या सेल कहा जाता है, और जनरली हम इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाई KLMNO, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। तो आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एन एटम कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, किसी भी एटम्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट को एनर्जी लेवल कहते हैं या सेल कहते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई KLMNO, है ना, और इसको हम KLMNO के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो मेन जो चीज समझना है कि एटॉमिक वेट क्या है। मैंने बोला कि अगर ये सोडियम का टुकड़ा है, इसके पास कुछ मास है, और ये अगर सोडियम के एटम से बना हुआ है, क्लोरो एटम से बना हुआ है, तो इस एटम के पास ही मास होगा, इसका भी वजन होगा। अब इन सभी एटम्स के वजन को सम कर देंगे तो इसका वजन निकल जाएगा, है ना। अब देखो क्या है, अब हम एटॉमिक वेट का मतलब होता है किसी एटम्स का मास, किसी एटम का वेट। ऐसे तो फिजिक्स में मास और वेट में फर्क है ना, फिजिक्स में मास और वेट में फर्क होता है। मास को जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गुना करते थे, वेट वहां पे निकल जाता है, ठीक है ना। तो मास और वेट में फर्क है, लेकिन यहां पे हम सेम ले रहे हैं। एटम का वजन इन द सेंस हो कि एटम का वजन, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकला, एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट कैसे है, ठीक है ना, इसको समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। देखिए हमें पता है कि एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। एटम्स में कितना फंडामेंटल पार्टिकल है? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। जब तीनों पे रिसर्च किया गया तो पाया गया कि प्रोटॉन का जो जनरली मास है वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन के मास से न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन हैज स्लाइटली ग्रेटर मास इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन हैज स्लाइटली ग्रेटर मास इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन। प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है। अब सवाल है इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना। तो देखो मैंने क्या किया है, ये एग्जाम्पल हम आपको समझाने के लिए लिया है। मैंने एक वेइंग मशीन लिया, एक तराजू लिया। अब हमें पता है कि तराजू का 2 पलड़ा होता है। एक पलड़ा पे मैंने राइट हैंड साइड में एक प्रोटॉन रख दिया है, और दूसरे पलड़ा पे मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को रखना शुरू किया है।
मैंने एक तराजू लिया है, तराजू का दो पलड़ा होता है, एक पलड़ा पे मैंने प्रोटॉन को रख दिया है और दूसरे पलड़ा पे मैंने इलेक्ट्रॉन को रखना शुरू किया। तो बीच में जो काटा है वो न्यूट्रलाइज तब होगा, मैंने देखा कि एक प्रोटॉन जो होता है 1840 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इस पलटे पे मैंने इलेक्ट्रॉन को रखते चला गया, है ना, ऐसा नहीं करते हैं, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो देखा गया कि एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1840 के बराबर है, 1839 या 1840 के बराबर है। एक प्रोटॉन, सोचो, एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1840 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। मतलब एक अकेला प्रोटॉन का जो वजन है वो 1840 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और बताओ, एटॉमिक नंबर तो हम 120 125 के आसपास में पढ़ते हैं, 120 तक पढ़ते हैं। अभी तो डिस्कवरी हो ही रहा है न्यू एलिमेंट्स। तो सोचो कि अगर मेरे पास 120 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 120 के आसपास में? मान लो 130 ही है, मान लो हाइपोथेटिकल 140 मान लो एटॉमिक नंबर। अगर मेरे पास 140 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट है, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, मान लो आप, तो हमारे पास उस एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 140 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मान लो कि कोई एलिमेंट से उसका एटॉमिक नंबर मान लो 140 है ना, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 140। डिस्कवरी तो भी वहां तक हुआ नहीं है। तो 140 इलेक्ट्रॉन सोचो ना, एक प्रोटॉन की तुलना में क्या होगा? निग्लिजिबल होगा। एक प्रोटॉन के मास की तुलना में निग्लिजिबल होगा। यही कारण है कि जब किसी एटम्स का वेट निकालते हैं, जब किसी एटम्स का मास निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो कि कोई नाव है और उस नाव में कोई हाथी बैठा हुआ है और वो नाव कहाँ है? नदी में है। अब उस नाव पे मान लो कि 100 मक्खी बैठ गया, तो क्या उसके मास पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, निग्लिजिबल मान लेते हैं कि मक्खी का मास जो है वो हाथी के मास की तुलना में निग्लिजिबल है। यही मैं बात बता रहा हूं कि एक प्रोटॉन का जो वजन है, एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1840 के बराबर है और एटॉमिक नंबर 120 130 के आसपास में। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मान लोगे 130 के आसपास में, है ना। तो एक प्रोटॉन की तुलना में 130 इलेक्ट्रॉन्स को निग्लेक्ट कर देंगे। यही कारण है कि जब किसी एटम्स का वजन निकालते हैं, जब किसी एटम्स का वेट निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम हटा देते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वजन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है, उसमें मेन कंट्रीब्यूशन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। जब भी हम एटॉमिक वेट निकालेंगे, जब भी हम एटॉमिक मास निकालेंगे, तो उसमें मेन कंट्रीब्यूशन उसका क्या है? एटम के वजन। एक तो एटम छोटा होता है, नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो उसमें जो उसका मेन कंट्रीब्यूशन होगा वो मेन कंट्रीब्यूशन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होगा। ठीक है ना। मेन कंट्रीब्यूशन किसका होगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होगा। अब हमें पता है ना, अब हमें पता है, अब हमें निकालना है, तो देखो हम क्या करेंगे, है ना। जैसे समझो, पहले मेरे को मान लो कि हमें सोडियम के बारे में निकालना है कि सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मान लो कि सोडियम का एटॉमिक वेट निकालना है, तो देखो एक प्रोटॉन का जो मास होता है ना, कंफर्म आप देख लेना थोड़ा सा, इससे डाउट इस पे है। एक प्रोटॉन का जो मास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। थोड़ा मैं डाउटेड हूं, आप देख लेना इसके बारे में थोड़ा। एक प्रोटॉन का जो मास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है और एक न्यूट्रॉन का भी मास उतना ही होता है, करीब 1.67 इंटू 10⁻27 kg। कोई दिक्कत? अब देखो हम कैसे एटॉमिक वेट निकाल रहे हैं। ये सोडियम का टुकड़ा है, ये सोडियम का एटम हो गया। अगर इसका मास निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को हम हटा देंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। चलो, अब ये सोडियम का अगर एटम है तो मेरे को बताओ आप कि जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। सोचो पहले, ये सोडियम का टुकड़ा है ना, सोडियम के टुकड़ा का मैंने एक एटम लिया है। अब एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दिया, इलेक्ट्रॉन को मैंने हटा दिया। अब इस एटम का मास निकालना है, इस एटम का वेट निकालना है, तो इस एटम का जो वजन होगा इसके मास प्लस इसके मास को सम करेंगे तो इसका वेट निकल जाएगा। प्रोटॉन का मास
प्लस न्यूट्रॉन के मास, प्रोटॉन के मास प्लस न्यूट्रॉन के मास को सम करेंगे तो हमारा एटॉमिक वेट निकल जाएगा, है ना। तो मेरे को बताओ कि इस एटम में कितना प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन का मास कितना हो गया, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, है ना। तो एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg है, और प्रोटॉन की संख्या कितना, 11। तो पूरे प्रोटॉन का मास कितना हो गया, एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg है, इतना है। और पूरा प्रोटॉन कितना, 11। तो पूरे प्रोटॉन का मास कितना हो गया, 11 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, 1 kg में वैल्यू आ गया, है ना। चलो, प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12। कितना है, 12 है। अब एक न्यूट्रॉन का वजन कितना है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, है ना। अभी दोनों को जब सम करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा ना, ये दोनों को सम करेंगे तो जो वैल्यू होगा वो 22.98 आएगा, और इसको हम एमयू में लिखते हैं, है ना। किस में लिख रहे हैं, एमयू में लिखते हैं। एक्चुअली कन्वर्जन फैक्टर है। देखो, किलोमीटर को मीटर में लिख सकते हैं ना, किलोमीटर को सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, तो केजी को हम एमयू में कन्वर्ट कर दिया गया इसको, है ना। तो ये देखो ना, इसका जो मास आ रहा है 22.98 एमयू, कितना आ रहा है, 22.98 एमयू, ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है। तो जो एटॉमिक वेट होता है किसी एटम्स में प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन के मास, ये दोनों मास का सम है। प्रोटॉन के मास प्लस न्यूट्रॉन के मास दोनों का मास का सम है। प्रोटॉन का मास मैंने इतना लिया, इस एटम्स में कितना प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन है, तो 11 इंटू इतना कर दिया। न्यूट्रॉन का मास कितना लिया, न्यूट्रॉन कितना है, 12 है। अब इसका मास कितना, इतना है, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मैंने एमयू में लिखा। देखो एक्चुअली होता क्या है, देखो एटम्स इतना छोटा है कि इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो ग्राम में तो इसका मास जनरली लिख नहीं सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि देखो किसी एटम्स का मास अगर लिखना है तो उस एटम्स के मास को एमयू में लिखो, एटॉमिक मास यूनिट में लिखो, है ना, या यूनिफाइड मास में लिखो, तो हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पे प्रोटॉन का मास तो आप केजी में लिखे हो और फिर यहाँ पे एटॉमिक मास एमयू लिखे हो, तो एक कन्वर्जन हम आगे बताएंगे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। वो कन्वर्ट हम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा सोडियम है, एक्चुअली सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 22.98 होता है ना। कितना होता है, 22.98 हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया। तो एटॉमिक वेट और मास नंबर में फर्क क्या है। अगर एटॉमिक वेट को हम होल नंबर में कन्वर्ट करें, एटॉमिक वेट को अगर होल नंबर में कन्वर्ट करते तो मास नंबर हो जाता है। एक्चुअली मास नंबर क्या है, किसी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है। अगर कोई आप एटम ले लिए हो ना, एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है जिसको हम ऑर्बिट कह रहे हैं, है ना। तो मास नंबर क्या है, इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, है ना। जो मास नंबर है वो किसी एटम्स के न्यूक्लियस में, जो मास नंबर है वो किसी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का सम है ना। इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये मास नंबर है। और एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट मैंने बोला कि एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और मैंने बोला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है। 1840 इलेक्ट्रॉन का जो मास है एक प्रोटॉन के बराबर है। एक अकेला प्रोटॉन 1840 इलेक्ट्रॉन के मास, एक अकेला प्रोटॉन 1840 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी एटम का वजन निकालते हैं, जब किसी एटम्स का मास निकालते हैं, जब उसका वेट निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट कर देते हैं। अब कौन पार्टिकल बचा, कौन कौन सा पार्टिकल बचा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा। अब ये दोनों कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी एटम्स का जो मास है वो न्यूक्लियस में सेंटर्ड है ना। वी कैन से दैट द मास ऑफ एन एटम इज सेंटर्ड इन द सेंटर ऑफ, है ना। किसी एटम्स का मास बताओ कहां सेंटर है, वो किसी भी एटम्स का मास उसके न्यूक्लियस में सेंटर्ड होता है। कहां सेंटर होता है, न्यूक्लियस में सेंटर्ड होता है किसी एटम्स का मास, है ना। न्यूक्लियस में सेंटर्ड इसलिए होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और मेन जो उसका वजन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है। तो अगर तुम्हें एटॉमिक मास निकालना है तो आप क्या करना, उस एटम्स के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का कितना मास है। तो एक प्रोटॉन का इतना मास ले लिया मैंने, इतना मास ले लिया,
और प्रोटॉन की संख्या 11 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर न्यूट्रॉन का मास निकालो, न्यूट्रॉन का संख्या इसमें कितना सोडियम है, 12 है, उसके मास को मल्टीप्लाई कर दो, यहां लिख दिया, है ना। तो एटॉमिक मास जो जनरली होता है यही कारण है कि फ्रैक्शन में आता है। देखो मास नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है ना। मास नंबर फ्रैक्शन में होगा, सोचो पहले यहां पे, है ना। अगर तुम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 ले लेते हो, तभी सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, ये तो क्लियर है। और यहां पे अगर 22.98 लेते हो तो बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या 22.98 में से 11 को घटाओ, है ना, 11.98 होगा। क्या ये फ्रैक्शन में न्यूट्रॉन हो सकता है क्या न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसको हम होल नंबर के टर्म में ले लेते हैं। यहां पे मान लेंगे 23, कितना मान लेंगे इसको हम, 23 मान लेंगे, है ना। तो यहां पे न्यूट्रॉन हमारा 12 हो गया। तो एटॉमिक मास जो होता है किसी एटम का वजन है, किसी एटम का वेट है ना। और किसी एटम का वेट किसके कारण है, उस एटम्स में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसमें जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उसके कारण है। और ये दोनों कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो एटॉमिक वेट, किसी एटम्स का जो वेट है, किसी एटम का जो मास है, वो एटम्स के न्यूक्लियस में सेंटर्ड होता है। और जब एटम का वेट निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है, तो किसी एटम्स में जितना प्रोटॉन है उसकी संख्या को उसके वेट से गुना कर दो। किसी एटम्स में जितना न्यूट्रॉन है उसकी संख्या को एक न्यूट्रॉन के वेट से गुना कर दो, और टोटल सम करोगे तो एटॉमिक वेट निकल जाएगा, है ना। ये हमारा एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे मेरे को मान लो अगर, है ना, अगर मान लो कि मेरे को कैल्शियम का निकालना है ना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक वेट 40 हो गया। तो या क्लोरीन के बारे में ले लेते हैं, ठीक है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसका एटॉमिक वेट 35.5 है। अब हमें पता है कि जितना एटॉमिक नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो इस केस में 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 प्रोटॉन हो गया। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। तो देखो न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉन का संख्या यहां पे 35 में से 17 को घटाओ तो 18.5 हो जाएगा, है ना। तो 18.5 तो न्यूट्रॉन नहीं हो सकता, तो हम न्यूट्रॉन यहां पे मानेंगे 18 न्यूट्रॉन। कितना मानेंगे, 18 न्यूट्रॉन मानेंगे। जितना एटॉमिक नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। तो 35.5 में से 17 को घटाओगे, 35.5 में से 17 को घटाओगे तो तुम्हारा 18.5 होगा। तो 18.5 तो न्यूट्रॉन नहीं होता। अब मैं कहूं कि अगर हाफ न्यूट्रॉन मेरे पास है तो इट इज मीनिंगलेस। मैं कहूं कि कोई आदमी हाफ है, इट इज मीनिंगलेस। इसका मतलब क्या है, कोई मतलब है, कोई आदमी हाफ है। तो यहां पे क्या किया मैंने, पॉइंट को हटा दिया, 0.5 को हटा दिया, 18 मान लिया, है ना। अभी देखो इसका कैसे निकल रहा है, ठीक है ना। अब इसका देखो कैसे निकला यहाँ पे, है ना। तो 18 मैंने न्यूट्रॉन ले लिया यहाँ पे, मतलब क्लोरीन का एक एटम्स में 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है और 18 मैंने न्यूट्रॉन ले लिया है। कितना न्यूट्रॉन ले लिया, 18 ले लिया। अब देखो कैसे निकल रहा है ना। इलेक्ट्रॉन को तो हटा देंगे, इसके मास को निगलेक्ट कर देंगे। अब दो चीज का मास बचा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बचा। अब ये दोनों कहां है, न्यूक्लियस में है। तो मेरे पास प्रोटॉन की संख्या 17 है, 17 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, 18। एक न्यूट्रॉन का मास कितना, 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 कैसे। अब ये दोनों को जब सम करोगे तो इसका वैल्यू जाएगा 35.5 आ जाएगा। एएमयू में हमारा आ गया, किसमें आ गया, एएमयू में आ गया, एटॉमिक मास यूनिट में। हम एटम के मास को एएमयू क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा है, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो जिसको नेकेड आई से देख नहीं सकते उसको तराजू पे कैसे तौलते हैं, तो तौल सकते हैं यार, है ना। इसलिए हम एटॉमिक मास को हम क्या करते हैं, इसको जब मेजर करते हैं तो यू में करते हैं। यू का मतलब क्या हो गया, यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या हो गया, यूनिफाइड मास, है ना, यूनिफाइड मास। या इसी को मेजर करेंगे एएमयू में। एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। किसमें मेजर करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करेंगे, है ना, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करेंगे, ठीक है। अब ये होता है एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, है ना। देखो यहां पे, अब इसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, इसमें क्या है, ये सेम ही है ना। देखो यहां पे एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है ना। कभी कभी नेचर में क्या होता है
कि कोई एलिमेंट्स ना किसी एलिमेंट्स का मास डिफरेंट होता है। किसी एलिमेंट्स में, सेम ही एलिमेंट्स में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी। जैसे देखो यहां पे, जैसे मैं कार्बन की बात करता हूं, है ना, तो C612 C614, है ना। इस कार्बन देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। इस कार्बन में देखिए आप 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन का भी देखो आप, O8 16 O8 17 O8 18। चलो ऑक्सीजन को हटाते हैं, एक ही का लेते हैं, ठीक है ना। यहां समझो पहले, C6 12 C6 14। इस एटम में देखो ना न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या 8 हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। फर्क क्या हो गया न्यूट्रॉन का, 6 न्यूट्रॉन है इसमें, 8 न्यूट्रॉन्स है। इस केस में हमारा 6 न्यूट्रॉन है, इसके में 8 न्यूट्रॉन्स है। अब हमें जब